गणेश लक्ष्मी की मूर्ति लेते समय क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, धनतेरस में क्या क्या चीज़ें खरीदनी चाहिए और धनतेरस के दिन पूजा कैसी करनी चाहिए। अगर आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे शॉर्ट्स एंड रील्स देखते हैं तो आपको लगेगा कि अब तक इतने सालों से जो आपने पूजा की वो सारे कुछ आपने गलत ही किया है। जबकि मेरा मानना ये है कि जो आपने शुरू से किया अगर उसको करने के बाद भी आपके साथ सब कुछ अच्छा हुआ है, इसका मतलब जितनी जानकारी आपको थी वो बिल्कुल सही जानकारी थी और किसी भी तरह की कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। हेलो माई करछी से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना और मैं कर रही हूँ धनतेरस की खरीदारी। चाहे मिडिल क्लास फैमिली हो चाहे हायर फैमिली हो, कुछ चीज़ें हर घर में ज़रूर खरीदी जाती हैं, जिसमें से सबसे पहला चीज़ होता है लक्ष्मी गणेश की मूर्ति। तो लक्ष्मी गणेश की मूर्ति पे बचपन से ही मैंने देखा है कि जब लक्ष्मी गणेश की मूर्ति खरीदी जाती थी तो गणेश जी का सूट जो है उनके बाएं तरफ होना चाहिए। लक्ष्मी जी अगर नथनी पहनी हो तो बहुत अच्छा माना जाता है। गणेश जी के पास अगर चूहा बना हुआ तो काफ़ी शुभ माना जाता है। यही 2-3 चीज़ें बचपन से देखी हैं और वही 2-3 चीज़ें अभी भी फॉलो करती हूँ। बाकी रील्स और शॉर्ट्स में तो अनलिमिटेड चीज़ें बताई गई हैं। तो सबसे पहले मैंने ले लिया गणेश लक्ष्मी की मूर्ति, उनके लिए आसन का कपड़ा, उनके लिए माला, उनके लिए पहनाने के लिए कपड़े, और फिर मैं पहुंच गई ट्रेडिशनल चीज़ों के जो हमारे यहाँ बचपन से ही चढ़ता आया प्रसाद में, जैसे कि लैया, लावा, चूड़ा, इसके साथ गट्टे, मीठा में बताशे, रबड़ी, यही सब चीज़ें बचपन से चढ़ाए हुआ देखा है तो मैंने वही सारी चीज़ें खरीदी और मेरे ख्याल से आप लोगों ने भी ज़रूर ख़रीदा होगा। और बाकी आपको 10 जगह से 10 जानकारियाँ मिलती हैं तो उनको सुनना ज़रूर चाहिए, बट जो चीज़ें आपके परिवार में बचपन से आपने देखा है, फॉलो हुई हैं, उसे ज़रूर करना चाहिए। नई जानकारियों की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर आपके साथ सब कुछ अच्छा हुआ है तो पुरानी चीज़ों को मत छोड़िए और नई चीज़ें अगर नहीं कर पाते हैं तो नेगेटिविटी मत लाइए कि आप ये नहीं कर पाए। इसके बाद मैं पहुंच गई रंगोली का रंग लेने। बचपन में हम आटे से रंगोली बनाते थे। अब इसके पीछे का ये है कि ये ज़्यादा खूबसूरत दिखता है और मार्केट में अवेलेबल है, तो चलो इससे रंगोली के रंग से, हालांकि ये बहुत महंगे थे, 50 रुपीज़ का एक पूरा सेट था तो मैंने 2 सेट ले लिया। और फिर लिया बत्ती। पहले हम रुई से घर पे बत्तियां बनाते थे, अब बत्तियां बनी बनाई मिलती हैं तो हम खरीद लेते हैं, तो 5 पैकेट बत्ती ले लिया। फिर दिवाली के दिन जो खाना बनना उसके लिए जैसे सब्ज़ी लेनी थी, जिसमें सूरन, जिसको आप ओल या जिमीकंद भी कहते हैं, वो लेना होता है। गोभी मुसल्लम बनाते हैं, तो जो भी सब्जियों की ज़रूरत थी वो सारी सब्जियां खरीद लिया। और बगल में लगा हुआ था बर्तन की दुकान। तो हमेशा से मैंने सुना है कि 3 धातु, कम से कम 3 धातु तो ज़रूर लेना चाहिए। धातु तो वैसे बहुत सारे हैं, सोना, चांदी, पीतल, तांबा, स्टील, जो आपके बजट फ्रेंडली हो वही लेना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि सोना चांदी लें। तो मैंने एक बर्तन स्टील का लिया, एक पलटा लिया और पाव भाजी में भाजी मैश करने वाला स्टील का लिया। साथ ही साथ तांबे का एक चम्मच लिया जिससे आचमनी करते हैं, और पीतल की एक घंटी ली। तो 3 बर्तन नहीं लेना था इसलिए मैंने 4 कर लिए और स्टील के 2 बर्तन ले लिए। तो यही कंपलसरी चीज़ें होती हैं जो धनतेरस में ज़रूर खरीदना रहता है। अब कुछ लोग बोलते हैं नमक ज़रूर खरीदना चाहिए, कुछ बोलते हैं धनिया, खड़ा धनिया ज़रूर खरीदना चाहिए, कुछ कहते हैं खड़ी हल्दी ज़रूर खरीदनी चाहिए। मुझे ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं पता है, ना मैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर जितनी चीज़ें नॉलेज आजकल शेयर की जा रही हैं कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो घर में नकारात्मकता आ जाएगी, लक्ष्मी जी रूठ जाएगी, मैं उन चीज़ों को नहीं मानती, क्योंकि मेरे बचपन से मैंने यही देखा है और हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ सब कुछ अच्छा ही हुआ तो मैं उसी को फॉलो करती हूँ। खैर, इसके बाद आपको लग रहा होगा कि मैं घर आकर के ये काम क्यों कर रही हूँ। बेसिकली ये धनतेरस की सुबह की शुरुआत है। सुबह से मैं धनतेरस में नहाने धोने से पहले मैं इसी कार्यक्रम में लगी थी, क्योंकि मेरा टारगेट था धनतेरस की शॉपिंग से पहले मैं अपने घर को पूरा वेल सेटल कर लूँ और जो फाइनल लुक है वो मैं आपको दिवाली के दिन दिखाऊंगी। तो कहा था ना मैंने कि आपको थोड़ी अंदर वाली डस्टिंग बची हुई है, तो ये जो अलमारी है इसकी सबसे लास्ट में डस्टिंग की, और ये कांच की बहुत सफिस्टिकेटेड है। और ये हमारा एक मेमोरी का शेल्फ है जिसमें हम जहाँ भी घूमने जाते हैं वहाँ से एक छोटी सी मेमोरी लेकर के ज़रूर आते हैं और उसको इस शेल्फ में लगाते हैं। पिछले 13 सालों में जब से मेरी शादी हुई है इसमें सारे जगहों की मेमोरी कलेक्टेड है, इसलिए ये हमारी मेमोरी शेल्फ है। इसलिए इसको मैं बहुत ध्यान से क्लीन करती हूँ। जितनी स्पीड में मैं आपको दिख रही हूँ एक्चुअली में काम में उतनी स्पीड में हुआ नहीं है। मुझे पूरे 4 घंटे लगे सुबह में सारी कुछ को क्लीन करके वापस से सब चीज़ बिछाने में, क्योंकि क्या हो रहा था कि बार बार जब डीप क्लीनिंग हो रही थी तो डस्ट उड़ ही रहा था। इसलिए जो महीन डस्टिंग थी वो मैंने सब चादर वादर बिछाने से पहले किया है, ताकि सब क्लीन होने के बाद ही मैं बिछाऊं। और उसके बाद मुझे बाल धुल करके नहाना था, वॉशरूम धुलना था, दोनों तीनों वॉशरूम धुल करके, क्योंकि घर के एक भी कोने में कहीं गंदगी नहीं होनी चाहिए। तो ये मेरे पास चादर है जो कि 13 साल पुराना चादर है और बहुत अच्छा इसका कपड़ा है।
तो मैं इसको सोफ़ा कवर करने में यूज़ करती हूँ। ये सोफ़ा कम बेड है जो कि खुल करके डबल बेड बन जाता है। तो जब हमारे यहाँ गेस्ट आते हैं तो मैं इसको खोल देती हूँ और वैसे मैं इसको सोफ़े की तरह रखती हूँ। आपने अक्सर मेरी वीडियोज़ में देखा होगा, तो मेरे पास मैक्सिमम फर्नीचर ऐसे ही हैं जो कि कम स्पेस में भी काम चल जाए और जब लोग इकट्ठा हों तो भी काम चल जाए। कवर करके इसलिए रखती हूँ कि इससे क्या होता है, ये सोफ़ा बहुत अच्छे से वेल मेंटेन रहता है, क्योंकि कवर जो रहता है ना, उसको डेली बेसिस पे धुलना या सफाई करना तो आसान होता नहीं है। इसलिए अगर आपके पास कुछ भी इस टाइप का सोफ़ा हो तो आप प्लीज़ उस पर कवर लगा करके रखिए। मैंने इस बार डाइनिंग स्पेस का थीम दिया है ब्लैक एंड गोल्डन। उसी हिसाब से मेरे पुराने कर्टन को मिक्स एंड मैच करके लगाया है। इसके बाद मैंने फ्रिज के ऊपर पूरा क्लीनिंग की। कहते हैं कि फ्रिज के ऊपर कोई भी सामान नहीं रखना चाहिए, उससे नेगेटिविटी आती है। बट पता है साइंटिफिक रीज़न क्या है कि फ्रिज के ऊपर जो पोर्शन होता है उस पर कोई भी चीज़ हैवी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वो फ्रिज के लिए टेक्निकली ख़राब है। इसलिए और फ्रिज के और दीवार के बीच में कम से कम 7 इंच का गैप ज़रूर रखना चाहिए। इससे कंप्रेसर से जो गैस निकलती है ना, उसको मतलब ऊपर आने में जगह मिल जाती है, वरना कंप्रेसर गर्म हो जाता है और कई घरों में तो फ्रिज ब्लास्ट भी हो जाते हैं। तो हर चीज़ के पीछे जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे इतने ज्ञान दिए जा रहे हैं ना, हर चीज़ के पीछे का एक लॉजिक होता है। अगर आप लॉजिक्स को समझते हैं तो उसे ज़रूर फॉलो करना चाहिए, वरना अंधविश्वास के तौर पे हर चीज़ फॉलो नहीं करनी चाहिए। तो मेरा बेस यही है कि मैं भी बहुत सारी चीज़ें फॉलो करती हूँ, क्योंकि चीज़ों को सीखने की कोई लिमिट तो है नहीं। नई नई चीज़ें पता चलती हैं तो उनको सुनती हूँ, उसके पीछे का लॉजिक खोजती हूँ और जो लॉजिकल लगता है उसको मैं फॉलो करती हूँ। तो इस तरह से मैंने फ्रिज का पूरा ऊपर का वो कर लिया। और फिर अब मेरे पास बहुत सारे अभी कपड़े बचे हुए थे जिनको बेड बॉक्स में सेट करना था, क्योंकि ये सूखे नहीं थे। अब सूख गए तो मैंने सारे को तह कर लिया और सेक्शन वाइज बांट लिया। एक तरफ पर्दे तह कर लिए, एक तरफ कारपेट और रनर जितने अब तक बिछे हुए थे सबको साफ़ किया था, वो रख लिया। और एक तरफ सारे कुशन कवर, बेडशीट जो भी वॉशिंग मशीन में धुला था वो कर लिया, क्योंकि इन सबको सेक्शन वाइज मुझे बेड बॉक्स में लगाना था। ये जो कर्टन आप देख रहे हैं, ये मैंने 9 फीट का ऑर्डर किया अमेज़ॉन से, बट ये काफ़ी लंबा हो गया। तो मेरा एक और काम बढ़ गया कि इस पर्दे को नीचे से मुझे मोड़ना पड़ेगा। तो जब भी ऐसा होता है ना, तो मैं पर्दे को कट नहीं करती हूँ, बल्कि मोड़ करके कच्चा कर देती हूँ, क्योंकि अगली जगह जहाँ ट्रांसफ़र होगा हो सकता है वहाँ इतने लंबे पर्दे की ज़रूरत हो तो इस्तेमाल हो जाएगा, इसलिए पर्दे को कट नहीं करती। इसके बाद मैं पहुँच गई तीसरे रूम में। वहाँ पर सारी डीप क्लीनिंग की। बहुत ज़्यादा डस्ट हो गया था बार बार झाड़ू लगने से और जाला छुड़ाने और पंखे साफ़ करने से। एक एक बुक को साफ़ किया और सारे को मैनेज किया। आप सोच रहे होंगे इतनी मोटी मोटी किताबें किस चीज़ की हैं, तो आपको शायद कुछ लोगों को पता होगा कि मैं लॉ भी कर रही हूँ अभी, और लॉ की किताबें जो होती है ना, काफ़ी मोटी मोटी सी होती हैं। मेरा हिंदी मीडियम से लॉ है, तो हिंदी मीडियम में बहुत अच्छे सोर्सेज हैं नहीं, बहुत ज़्यादा किताबें नहीं, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम की किताबें हैं। और झुक झुक के करने से क्या होता है, कमर दर्द हो जाता है, तो मैं बीच बीच में रेस्ट भी कर लेती हूँ। और बाकी मेरी काम की स्पीड जो आपकी दिख रही है, मैं बार बार बता रही हूँ, मेरी काम की स्पीड इतनी तेज़ है नहीं जितनी दिख रही है। 15 मिनट में पूरे दिन का पूरा दिखाने के लिए मैंने बहुत फास्ट फॉरवर्ड में ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड की हैं और आपके लिए पोस्ट कर रही हूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं बहुत फास्ट काम करती हूँ। वैसे मेरे घर में सब बोलते हैं कि मैं बहुत तेज़ काम करती हूँ, बट जितना इस वीडियो में दिख रहा है उतना तेज़ नहीं करती हूँ। इसके बाद मैं फिर बाकी सेटिंग में लग गई, क्योंकि इस रूम का थीम मैंने रखा येलो एंड ब्राउन। तो उसी के अकॉर्डिंग मेरे पास जो सामान थे जो अलमारी में लगे हुए थे वो मैं इधर लेकर के आ गई, कुछ चीज़ों को येलो कलर के अकॉर्डिंग। और जो इससे पहले ये रूम मेरा ब्लू एंड वाइट था, तो ब्लू सामान मैंने हटा दिया और दूसरे उसको शेल्फ में लगा दिया। फिर मैं पहुंच गई रचित के रूम में। क्लीनिंग करने के लिए सारी डस्टिंग की, सारे कपड़ों को वापस से बेड बॉक्स में लगा दिया, क्योंकि अब मुझे इसको देना था फाइनल टच। और फाइनल टच मैंने आपको बताया हुआ है कि तभी होता है जब मैं सारे बेडशीट्स बिछा दूँ। फिर मैं पहुंच गई अपने बेडरूम में, और बेडरूम में कपड़ों का पहाड़ बना हुआ था, क्योंकि मुझे अपना गोदरेज भी ठीक करना था। तो उन कपड़े के पहाड़ को मैंने सल्टाया। सारे जो मेरे बेडरूम से अटैच बालकनी है उसका भी सारा सामान था, मैंने बालकनी का सामान बालकनी में पहुंचाया। आपने देखा होगा कि मैंने बालकनी में अपने ऊनी कपड़ों का बक्सा रखा, जिसको मैं सिटिंग सोफ़े की तरह यूज़ करती हूँ, उसको भी डेकोरेट करना था मुझे। तो सबसे पहले मैंने सारे कुशन के कवर चढ़ा दिए, और ऑलरेडी इस रूम का डस्टिंग मैं कर चुकी थी, इसलिए मैंने सोचा कि फटाफट से इसको बिछा लेती हूँ। इस समय क्या होता है, अगर कोई साथ होता है ना तो और मज़ा आता है करने में। तो बीच बीच में रचित आया, रचित ने कुछ कुछ काम किए, जैसे कुछ कुशन के कवर उसने लगा दिए। और फिर यहाँ तक कि आज तो रचित ने पूजा रूम में चुपके से जाकर के झाड़ू भी लगा दिया कि मम्मा पूजा रूम में झाड़ू लगना सुबह सुबह बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने लगा दिया। फिर उसको और काम चाहिए था, तो मैंने उसको पानी दिया कि जाके गमलों में सारे में पानी डालो। उसने फिर सारे फूल में पानी डाला। उसको फिर काम चाहिए था, तो फिर मैंने उसको कहा कि तुम अपने कपड़ों की अलमारी ठीक कर लो, क्योंकि मम्मा ने अपने कर ली है, तुम अपने कर लो। तो उसने आधी अलमारी ठीक की, उसके बाद वो थक गया। हालांकि मैंने उसको टीवी लगा के
दिया था कि टीवी देखते देखते ठीक कर लो, लेकिन फिर मैंने उसकी हेल्प की और कपड़ों की अलमारी ऑलमोस्ट सलट गई है, मतलब ठीक हो गई है। तो कपड़ों का जो पहाड़ है ना, वो हर घर में कपड़े और बर्तन, ये दो चीज़ें कभी नहीं ख़त्म होती। ये एक चेन है, एक चक्रव्यूह है, जिसमें हम पूरे दिन फंसे रहते हैं, कितनों भी मैनेज कर लो। और अभी तो जाड़े का मौसम आने वाला है, तो फिर तो कपड़ों के ढेर और लग जाएंगे, जगह और छेकेंगे, क्योंकि ऊनी कपड़े निकल जाएंगे सबके। तो क्या होता है, मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कपड़ों को। लेकिन अगर हम वही कहते हैं ना, अगर सेक्शन वाइज बांट बांट के हर चीज़ को रखेंगे तो जल्दी जल्दी अलमारियाँ ख़राब नहीं होंगी। तो बस मैंने बिस्तर भी, बेड भी पूरा खाली कर दिया, और फाइनली मैंने सारे बेडशीट्स धुले धुले से अच्छे अच्छे बेडशीट्स निकाले। और फिर मुझे रचित को स्कूल लेने जाना था, तो मैं रचित को स्कूल से ले कर के आई। उसके बाद मैंने धनतेरस की शॉपिंग की, और शॉपिंग करके मैं घर पे लौट के आई। तो मेरा जो फाइनल काम था वो पूजा रूम का बचा था, पूजा रूम की सफाई करनी बची थी। मैं पूरा डस्टिंग वस्टिंग करके गई थी, और पूजा रूम की सफाई वैसे भी नहाने के बाद, बाल धुलने के बाद ही करती। बाथरूम साफ़ करने के बाद, बाल धुल करके, शॉपिंग करके आई। उसके बाद मैंने शाम को पूजा की सफाई की, क्योंकि धनतेरस की पूजा का मुहूर्त जो था उससे पहले मुझे पूरा पूजा रूम सेट कर देना था। अब धनतेरस की पूजा में भी मैंने बचपन से क्या देखा है कि गेहूं के आटे से स्वास्तिक बनता है, और वहाँ पर पुराना दिया जलाया जाता है, और एक दिया जलता है जो चारों दिशा में जलाया जाता है, और एक दिया जो दक्षिण मुंह रखा जाता है, जिसको सुबह उठा करके कहीं फेंक दिया जाता है, उसको घर के अंदर नहीं लाया जाता है, जिसे यम का दीपक कहते हैं। बाकी और भी बहुत तरह की जानकारियाँ आपको सोशल नेटवर्किंग साइट पर मिल जाएंगी। आपको तो ये भी समझ नहीं आएगा कि आजकल देखिएगा स्वास्तिक बनाने का सही तरीके की इतनी वीडियो है कि आपको लगेगा कि अब तक जो आप स्वास्तिक बना रहे थे वो गलत बना रहे थे। अब तक जो आप धनतेरस में कुबेर जी का, जैसे मेरी आदत है कुबेर जी के सामने एक दिया जलाती हूँ, शुरू से जलाया है, वो मैंने दिया जलाया, कुबेर जी की आरती लगा दी, क्योंकि मुझे कुबेर जी की आरती नहीं याद है, तो मैंने यूट्यूब पे लगाया, उसको सुना, पूरे घर में दिया बत्ती दिखाया, और बाहर दरवाजे पर दिया लगाया। धनतेरस के दिन पुरानी दिया जलाई जाती है, यानी कि पिछले साल की दिया, तो मैं पिछले साल की दिया कलेक्ट करके रखती हूँ, उसी को मैंने जलाया। और ये तिल के तेल से जलता है, क्योंकि तिल का तेल जो कहते हैं कि वो ग्रहों को टालता है, बुरे ग्रहों को आने से रोक देता है। बस यही सुना हुआ है शुरू से, तो वो करते हैं, जो करते आए अगर वो छोड़ देंगे ना, तो पक्का आपको नेगेटिविटी की फील होगी। लेकिन जितनी चीज़ें आपको सोशल नेटवर्किंग साइट पे दे रही है, अगर सब चीज़ें करने की कोशिश करिएगा और कोई एक भी आप नहीं कर पाइएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील होगा। इसीलिए उतना ही करिए जितना आपका जो दिल है ना वो आपको अलाउ करे कि हाँ ये ज़रूर करना चाहिए, ये नियम ज़रूर फॉलो करने चाहिए। अंधविश्वास के पीछे नहीं भागना चाहिए, खासकर जो बचपन से देखते आए हैं अपने घरों में, वो ज़रूर करना चाहिए। तो ये जो दिया है ना, एक दिए के नीचे चावल, कोई भी अनाज रखते हैं, तो मैंने चावल रख के रखा है, और चारों दिशा में इसकी बत्ती लगा करके दिया जलाया, पूजा पाठ किया। लेकिन रचित को आज मैं टाइम थोड़ा कम दे पाई काम के कारण, तो रचित ने बोला मम्मा चलो लैम्प बनाते हैं। मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत ज़्यादा मन नहीं लगता है, बट रचित का साथ देने के लिए मैं कोशिश कर लेती हूँ। तो रचित ही मुझे सिखा रहा था, क्योंकि रचित ने बहुत सारे लैम्प बनाए सबको गिफ्ट देने के लिए। तो मेरे पास आर्ट एंड क्राफ्ट का जो भी सामान था मैंने उसको दिया, और उसने मुझे बहुत अच्छे से सिखाया, और मैंने कोशिश भी की। और उसके बाद उसने बहुत सारे लैम्प स्पीड में बना लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो, उसका कंसंट्रेशन ये सब चीज़ों में इतना अच्छा ना कि मुझे बहुत कम बोलना पड़ता है, और उसको बहुत इंजॉय करता है। और उसके साथ मैं कुछ करती हूँ तो मुझे भी अच्छा लगता है। हालांकि कई बार क्या होता है, त्योहारों में, तैयारियों में हम इतने बिजी हो जाते हैं कि हम अपने बच्चों को इतना टाइम नहीं दे पाते हैं। और फिर वो फ्रस्ट्रेशन कब होती है, जब रात में सोने जाओ ना और बच्चे का दिन भर का सोचो ना, तो ख़राब लगता है कि आज मैंने चाह करके भी उसको टाइम नहीं दिया। जैसे कि रचित की पढ़ाई अभी बिल्कुल स्टॉप हुई है, क्योंकि मैं उसको पढ़ा नहीं रही हूँ, मैं घर के काम में इतनी ज़्यादा बिजी हूँ। तो उससे सेल्फ से जितना होता है वो पढ़ लेता है, बट जो पढ़ाई जिस तरह से मैं उसको रोज़ पढ़ाती थी ना, वो पूरा उसका ब्रेक हो गया। तो अब ये जो फेस्टिवल सीज़न ख़त्म होगा ना, तो वापस से मुझे और रचित को पूरे उसके साथ, पूरी एनर्जी के साथ लगना पड़ेगा, क्योंकि अभी उसके साइंस के, मैथ्स के, कंप्यूटर के, हिंदी के, सबके ओलंपियाड बचे हुए हैं। तो ओलंपियाड की भी तैयारी करानी है, और थर्ड टर्म के एग्ज़ाम भी शुरू होने वाले हैं, उसकी भी तैयारी करानी है। और ये ऐसा भी रखना है कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड ना पड़े, वो पढ़ाई को एंजॉय कर सके। तो जब रचित सो गया, घर में शांति हुई, तो मैंने अपना मी टाइम एंजॉय किया। और ये मेरे पास एक मसाजर है जो मैंने पापा को फादर्स डे पे गिफ्ट दिया था। इसमें मैंने शैम्पू, नमक और खाने वाला सोडा डाला, और ये पानी जो है वो गर्म हो गया। उसके बाद मैं इसमें पैर डुबा करके 1 घंटे तक बैठी रही, और मेरी सारी थकान ख़त्म हो गई। आपको भी ये ज़रूर करना चाहिए अगर आप कंटिन्यूस काम करते हो और फेस्टिवल में भी एक्टिव मोड में रहने चाहते हैं। तो अपने लिए रात को थोड़ा टाइम ज़रूर दीजिए, ताकि फेस्टिवल मोड आप इंजॉय कर सकिए।